नमस्कार, यूसिन के इस विशेष कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट एनवी शर्मा। आज से करीब 67 साल पहले रोनाल्ड ली हैरिक नाम के एक व्यक्ति ने, जो अमेरिका में रहता बॉस्टन में, उन्होंने अपने जुड़वे भाई को अपना किडनी डोनेट किया था और ये पहला सक्सेसफुल किडनी ट्रांसप्लांट माना गया आज से 67 साल पहले। और डॉक्टर जोसेफ मरे नाम के डॉक्टर ने ये ट्रांसप्लांट किया था, जिनको बाद में आगे चलकर नोबेल प्राइज़ पुरस्कार से भी नवाजे गए थे। उसके बाद एक सीरीज़ ऑफ डोनेशंस का सिलसिला शुरू हो गया। किसी ने हार्ट डोनेट किया, किसी ने लीवर डोनेट किया, किसी ने पैंक्रियास डोनेट किया, तो किसी ने आइज़, किसी ने स्किन, और यहाँ तक कि हैंड को भी डोनेट किया गया था, ट्रांसप्लांट किया गया सक्सेसफुली। लेकिन ये, जैसा मैं एक दो लाइन में बता रहा हूँ, इतना क्विकली और इतना ईजी भी नहीं था। काफ़ी संघर्ष करना पड़ा इसके लिए। अलावा इसके कुछ ऐसी इंसानी शरीर की फितरत है कि वो सडनली किसी फॉरेन बॉडी को एक्सेप्ट नहीं करता। तो अगर वो एक्सेप्टेबिलिटी या कॉम्पैटिबिलिटी नहीं हो तो शायद वो ट्रांसप्लांटेशन और डोनेशन व्यर्थ जाता है। लेकिन आने वाले सालों में फिर डॉक्टर्स ने, साइंटिस्ट ने मिलकर एक साइक्लोस्पोरिन नाम का एक एंटी इम्यूनिटी सप्रेसिव ड्रग है, जिससे बॉडी जो रिजेक्ट करता था वो न करते रिवर्स होने लगा, बॉडी एडेप्ट करने लगा, एक्सेप्ट करने लगा। इन्हीं सारी चीज़ों के बारे में हम वर्ल्ड ऑर्गन डोनेशन डे के दिन बात करेंगे, वर्ल्ड ऑर्गन डोनेशन डे के बारे में। और इसके लिए आज हमारे स्टूडियो में पधारे हैं दो महानुभाव, जिनका नाम है डॉक्टर संजय देवतारे, जो कि IMA के प्रेसिडेंट है, और साथ साथ में सचिन गाठे भी है, जो IMA के सेक्रेटरी है। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है सर। देवतारे सर, अगर मैं आपसे शुरू करूं कि ऑर्गन डोनेशन की ज़रूरत क्यों आन पड़ी? सर, ऑर्गन डोनेशन की ज़रूरत इसलिए है कि आज अपना देश इतना बड़ा है, इतना नंबर 2 पॉपुलेशन है, पर अपने यहाँ पे आज भी बहुत सारे लोग ऑर्गन के बिना मरते हैं। बहुत सारे लोगों को कॉर्निया नहीं मिलने का कारण ब्लाइंडनेस भी आता है जी। तो अपना पॉपुलेशन इतना रहने के बाद अपन अगर इस पे काम करें तो बहुत सारे लोगों को अपन जीवन दान दे सकते हैं, बहुत सारे लोगों को अपन दृष्टि दे सकते हैं जी। इसीलिए एक 11 से 17 तारीख तक अगस्त के ऑर्गन डोनेशन सप्ताह मनाया जाता है, कि जिसके बारे में लोगों को अवेयरनेस हो और लोग आगे आके ऑर्गन डोनेशन में पार्टिसिपेट करें। जी। गाठी सर, अगर मैं आपसे बात करूं और पूछूं कि ये स्टैटिस्टिक्स के अनुसार क्या रेशियो ऑफ पीपल डोनेट कर रहे हैं और कितनों को ये रेसिपिएंट्स कितने हैं? अच्छा सर, देखिए भारत में तो ये जो ऑर्गन डोनेशन का जो ये है स्टैटिस्टिक देखे जाए तो सिर्फ 0.52 पर मिलियन पॉपुलेशन है, जो कि बहुत कम है, नेग्लिजिबल। लेकिन जैसे कि अदर कंट्रीज में जो ग्लोबल ये है, जो स्पेन है सबसे लीडिंग, वो 49.6 ऑर्गन डोनेशन पर मिलियन पॉपुलेशन होता है। सेकंड आता है USA, ऑलमोस्ट 39-40 पर मिलियन पॉपुलेशन। थर्ड पोर्तुगीज एंड अदर कंट्रीज है जो भी डेवलप्ड है, ऑस्ट्रेलिया एंड देन UK, ऐसे कंट्रीज है। तो ये 0.52 पर मिलियन, ये बहुत कम है। अपने देश में हर साल ऐसा अनुमान माना गया है, जो ऐसा ये नहीं है, कोई ऐसा ऑर्गेनाइज डेटा नहीं है, लेकिन ऐसा अनुमान माना जाता है कि 5 लाख ऑर्गन अपने को चाहिए हर साल। डिमांड है, बट सप्लाई 0.52, यानी एक 2017 का डेटा है जिसमें सिर्फ 905 ऑर्गन डोनेशन हुआ था सिर्फ। मतलब ऑल टाइप्स ऑफ ऑर्गन मिला के, और ऑल टाइप्स ऑफ ऑर्गन, मतलब ये सॉरी फिगर है सर। उसको ब्रिज करने की कोशिश कर रहे हो सर आप, क्योंकि डिमांड एंड सप्लाई वाइड गैप है, तो उसको आप कैसे ब्रिज करोगे? एक तो इसमें बेसिकली अवेयरनेस लोगों में आना बहुत जरूरी है। पहले कैसे था, फॉर्म भर देते थे और मैं ऑर्गन डोनेट कर रहा हूँ, ऐसा हो जाता। पर फॉर्म भरने से नहीं होता है, आपको आपके रिलेटिव को पहले ही कन्विंस करके रखना पड़ता है। क्योंकि जब ये ऑर्गन डोनेशन होता है तो आप जो अवस्था है, आप बातचीत करने की अवस्था में नहीं रहते हो, ब्रेन डेड रहते हो, तो आपके रिलेटिव को ही इसमें आगे बढ़ के आना पड़ता है कि हमको इन्होंने बताया था ऑर्गन डोनेशन। तो आप आपकी विल या आप किसी मित्र को बता के रखिए कि अगर मेरे साथ कुछ खुदा ना खास्ता बुरा हो जाए तो मेरे ऑर्गन डोनेट करना है करके। जी, ये बहुत अच्छा सुझाव दिया सर ने। देखो, अपने देश में एनुअली हर साल
1.5 lakhs रोड डेथ्स होती है बिकॉज ऑफ रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट एंड ऑल दिस डेथ दे कैन डोनेट द ऑर्गन्स तो और लेकिन अपने पास ऑर्गन डोनेशन पर ये जो है law। रेट 0.52 पर मिलियन है तो ये सबको अपने के लिए ये जैसे ऑर्गन डोनेशन वीक है 11 to 17 हम मना रहे हैं इससे ही हम लोगों में अवेयरनेस क्रिएट कर सकते हैं और इसका रेट बढ़ा सकते हैं ऑर्गन डोनेशन रेट। तो सर इसके पीछे आप मानते हो कि एक बहुत बड़ा फैक्टर है जो लोग डोनेशन से कतरा रहे हैं या नहीं आ रहे हैं सामने कि उनके साथ जिसको सुपरस्टिशन कहते हैं अंधश्रद्धा कहते हैं इस कारण क्योंकि अगर मैंने अपने आँख डोनेट किया तो अगले जन्म में मैं अंधा पैदा होऊंगा इस किस्म की जो वहम है बातें हैं या अंधविश्वास है उसको आप कैसे दूर करोगे या क्या प्लान है उसके लिए हमारा ये प्लान है कि एक तो लोगों को अवेयर करना कि ऐसी कुछ चीज़ें नहीं है और जैसे आप ऑर्गन डोनेट करो या ना करो आपकी बॉडी तो जल के राख होना ही है क्यों नहीं किसी को दृष्टि दिया जाए क्यों ना किसी को हार्ट दिया जाए क्यों ना किसी को लंग दिया जाए क्यों ना किसी को किडनी दिया जाए कि उसके भी जो रिश्तेदार है वो भी इसमें आपको मदद कर सकते हैं और हमने कुछ लोगों के जिन लोगों को ये ऑर्गन डोनेशन हुआ है उनसे भी बातचीत की है तो वो तो जिनसे उनको मिले हैं नाम तो कॉन्फिडेंशियल रहता है पर उनके लिए तो भगवान ही हो गया ना भगवान ने उनको दूसरा जीवन दिया है राइट तो आप किसी को अपने ऑर्गन जो व्यस्त खराब होने वाले हैं या जल जाने वाले हैं उससे किसी को जीवन दे रहे हैं तो जीवन दान से आज तो ये दुनिया में सबसे बड़ी चीज कोई है ही नहीं जी सही कहा आपने तो क्या अवेयरनेस कैसे क्रिएट करोगे सर आप मतलब एक तो ये इंटरव्यू टॉक शोज के जरिए और भी कुछ तरीके आपके पास कि जिससे आप अवेयरनेस क्रिएट करोगे ये हम डिविजनल कमिश्नर ऑफिस से मिलके ये प्रोग्राम कर रहे हैं इसका अवेयरनेस ऑल ओवर महाराष्ट्र करने की कोशिश कर रहे हैं इसमें होर्डिंग लगा के लोगों को टॉक शो के माध्यम से स्ट्रीट शो के माध्यम से और इसमें बाकी भी जो सोशल ऑर्गेनाइजेशन है जैसे कि जेसिस है रोटरी है लायंस है जन आक्रोश है इनर व्हील है तो ये एनजीओज ने आना एनजीओज को साथ में लेके हम ये काम कर रहे हैं एनएमसी भी हमारे साथ में है और जैसे कि पता है कि डिविजनल कमिश्नर के ऑफिस से ये हो रहा है तो ये ऑल ओवर महाराष्ट्र हम पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं आईएमए के माध्यम से। थैंक यू सो मच सर लेकिन चलते थे एक मैसेज देना चाहोगे आप? वही मैसेज एक ही रहेगा कि सर्वश्रेष्ठ दान ये ऑर्गन डोनेशन है या अवयव दान है इससे बड़ा और कोई दान नहीं है ये अवयव दान करके आप एक बहुत बड़ा पुण्य आज कमा सकते हो क्यों ना हम हाथ में हाथ मिला के ये अवयव दान को आगे बढ़ाएं। संजय सर आप क्या कहना चाहोगे? मेरा भी यही कहना है कि अवयव दान सबसे श्रेष्ठ काम है और इसमें एक मैं बात बताना चाहता हूँ कि इसमें कोई भी रिलीजन ले लो आप दुनिया में कोई भी रिलीजन में इसमें कोई फॉरबिट या टैबू नहीं है कि आप ऑर्गन डोनेट नहीं कर सकते हो तो अवयव दान करो इस सबसे मेरी रिक्वेस्ट है और इसमें जो अवयव दान करते हैं जो टोटल डोनर है प्लेस करता है तो एक सिंपल फॉर्म है जो कि फॉर्म नंबर 7 है वो फिल करो एंड यू कैन प्लेस योर ऑर्गन। कहाँ प्लेस करना पड़ेगा? सर ये इसकी एक नेशनल ऑर्गन एंड टिश्यू ट्रांसप्लांट ऑर्गेनाइजेशन है गवर्नमेंट ऑफ नोटो यस गवर्नमेंट इसमें ये इजीली अवेलेबल है फॉर्म 7 जस्ट फिल करो एंड सेंड द फॉर्म और ईमेल द फॉर्म एंड सर यहाँ एक सवाल आता है जैसे सोटो और रोटो भी है यस तो हमको ये एग्जैक्ट फॉर्म नेशनल लेवल पे पहुँचाना या रीजनल या स्टेट लेवल पे पहुँचाना? आप कोई भी यानी इवन लोकल लेवल से स्टेट या नेशनल लेवल तीनों में भी एक ही जगह कोई भी फॉर्म भरना पड़ता है ऐसा नहीं कि हर लेवल पे आपको अलग अलग फॉर्म भरना है कोई भी एक फॉर्म भरना है या वन फॉर्म विल सफाइस यस। थैंक यू सो मच सर थैंक यू वेरी मच थैंक यू। हम सब जानते हैं कि 13 अगस्त को हर साल मेडिकल फ्रेटर्निटी के लोग जो है वो वर्ल्ड ऑर्गन डोनेशन डे के रूप में इसको मनाते हैं। वर्ल्ड ऑर्गन डोनेशन डे को मनाना इसलिए भी ज़रूरी हो जाता है क्योंकि कई सारे लोगों में अवेयरनेस नहीं है और ख़ासकर इंडिविजुअली अगर किसी एक पर्टिकुलर ऑर्गन की बात करें तो किडनीज के बारे में ज़्यादा लोग भ्रमित रहते हैं कई सारे मिसकंसेप्शंस रहते उसको दूर करने के लिए आज हमने हमारे इसी कार्यक्रम में बुलाया है डॉक्टर चारू बावनकुळे जो कि एक नेफ्रोलॉजिस्ट है और उनके साथ देंगे डॉक्टर धनंजय बोकारे जो एक यूरो सर्जन भी है। बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्ते सर अगर मैं आपसे स्टार्ट करूं कि ये जो
डोनेशन की बात कर रहे थे इसके पहले संजय देवतले सर, संजय गाठे ने बताया कि डोनेशन का जो परसेंटेज है बहुत कम है, तो क्या वजह हो सकती है कि डोनेशन इतना कम होता है? मुझे लगता है कि आज की तारीख में हमारा सबसे बड़ा चैलेंज यही है कि नंबर बहुत कम है, और उसका सबसे बड़ा कारण है कि अवेयरनेस। बहुत सारे मिथ्स है, गलतफहमियां है लोगों के मन में, सुपरस्टिशंस है कि ऑर्गन डोनेशन से जुड़ के, और जिसकी वजह से जो अपने ट्रांसप्लांट के नंबर है वो बढ़ नहीं पा रहे। ऑल्सो थोड़ा सा कमर्शियल उसमें एटीट्यूड आ गया है, लोगों को डर लगता है कि किडनी ट्रांसप्लांट बोला तो उनको लगता है कि उनकी किडनी निकाल के बेचने वाला है। तो ये सबसे बड़ा अभी एक चैलेंज हमारे सामने है कि इसको एक तरह से इसमें पारदर्शक ट्रांसपेरेंसी लाए हम, ताकि लोगों का ये सिस्टम पे जो भरोसा है वो बढ़े और ट्रांसप्लांटेशन के नंबर बढ़े। जी, हम आपसे अभी वापस बात करेंगे सर, लेकिन इससे पहले मैडम से जानना चाहता हूँ कि मैडम आप एक नेफ्रोलॉजिस्ट हो, तो किडनी कहते हैं कि बीन शेप का है और बाद में आपकी जो मुट्ठी इतने लेवल की है और ये पूरे हमारे बॉडी का फिल्टरिंग काम कर लेता है, तो उसके बारे में अवेयरनेस के लिए आप बेसिक किडनी से जुड़ी बातों के बारे में क्या बताना चाहोगे? किडनी अपने शरीर में 2 किडनीज रहती है। उसका मेन फंक्शन रहता है अब शरीर से पूरी जो वेस्ट प्रोडक्ट्स है वो निकालना, और बाकी भी उसके इम्पोर्टेंट फंक्शंस रहते हैं, जैसे बीपी कंट्रोल करना, खून बनाना। शायद ये लोगों को पता नहीं है, पर ये बहुत ही महत्वपूर्ण ऑर्गन है अपने शरीर का। तो इसमें किडनी में 2 प्रकार की ये आ सकती है, जैसे किसी की किडनी टेम्पररी खराब हो सकती है या किसी की परमानेंट स्वरूप से होती है। तो जिनकी परमानेंट किडनी खराब हो जाती है उनके वो लोग हैं जिनको ट्रांसप्लांट लगता है। आज हम अंगदान पे बात कर रहे हैं, इसलिए मैं उस बारे में बात करूंगी जी। तो ये जो परमानेंट स्वरूप के जो किडनी, उसमें दोनों भी किडनी खराब होती है। बहुत बार लोग हमें पूछते हैं कि क्या मेरी एक किडनी खराब है या 2, पर वैसा नहीं रहता है। जब दोनों किडनी पूरी तरह से फेल हो जाती है तभी पेशेंट को डायलिसिस पे आना पड़ता है या फिर उसको ट्रांसप्लांट की नीड होती है। तो इसमें 5 स्टेजेस रहते हैं, स्टेज 1 to स्टेज 5। तो जो पहले 3 स्टेजेस रहते हैं उसमें यूजुअली पेशेंट को हम मेडिसिन के ऊपर में हम चलाते हैं उनको कुछ दिन के लिए। बाद में जैसे किडनी और की खराबी और बढ़ जाती है तो हम लोग उनको धीरे धीरे प्रिपेयर करते हैं कि आगे चल के आपको डायलिसिस लगने वाला है या फिर आपको ट्रांसप्लांट करना पड़ेगा जी। तो उस यानी एक बार उनको सब बताने के बाद हम पूरी फैमिलीज को बिठा के उनको काउंसलिंग करते हैं कि आगे आपको क्या करना है, यानी क्या क्या तरीका है ट्रीट करने का। उसमें एक डायलिसिस रहता है, दूसरा ट्रांसप्लांट रहता है। तो डायलिसिस तो टेम्पररी रहता है, यानी किडनी का फिल्ट्रेशन करता है। जो किडनी का काम है वो अपन आर्टिफिशियल किडनी के द्वारा अपन उसको फिल्टर करके खून खराबी जो है वो निकाल के पेशेंट को फिर से वो ब्लड वापस भेजते हैं उनके शरीर में। राइट। तो लेकिन ये कोई परमानेंट सॉल्यूशन ये परमानेंट नहीं है। उसके लिए पेशेंट को हफ्ते में 2 या 3 बार डायलिसिस करना पड़ता है, सेंटर पे जाना पड़ता है। और बेसिकली यंग और जो एक्टिव लाइफ है उनके लिए ट्रांसप्लांट हमारी इससे सबसे बेस्ट उपाय है उनके लिए जी। तो किडनी ट्रांसप्लांट यानी कैसे जाना आगे, तो उसमें 2 प्रकार के डोनेशन रह सकते हैं। एक लाइव यानी जो जीवित व्यक्ति कोई भी उनके इसमें से दे सकता है किडनी, क्योंकि भगवान ने हमें 2 किडनी दी है। तो 2 में से एक अगर डोनेट करते हैं तो एक किडनी पे पूरा लाइफ उनका नॉर्मल चल सकता है डोनर का। ये सबसे बेस्ट चीज है, हमारे शरीर का एक स्पेयर पार्ट समझ लीजिए। हाँ वही। किसी को जन्म से एक ही किडनी रहती है तो वो उनको 70-80 इयर्स में कोई रूटीन सोने में पता लगता है कि मुझे एक ही किडनी है। तो इस तरह एक किडनी पे काम चल सकता है, इसलिए एक किडनी कोई भी डोनेट कर सकता है जी। तो ये हो गया लाइव में यानी लीगली पेरेंट्स है या उनके बच्चे हैं या ग्रैंड पेरेंट्स है या फिर वाइफ हस्बैंड को या हस्बैंड वाइफ को डोनेट कर सकती है। ये लीगली इतने ही लोग अलाउड है। अच्छा। इसके बाहर अगर ये इनमें से कोई है नहीं या किसी को मेडिकल इश्यूज है, कोई है ही नहीं उनके फैमिली में डोनेट करने के लिए, तो फिर कजन ब्रदर्स है या मामा चाचा ये लोग भी, या फिर इमोशनली सब्जेक्ट टू मैचिंग वो तो है। पर इसमें भी आजकल नया ये आया है कि अगर भी ब्लड ग्रुप मैच नहीं है वो तो भी एबीओ इनकॉम्पेटिबल
ट्रांसप्लांट आजकल होते हैं। जी, साइक्लोस्पोरिन का कोई रोल है मैडम? मतलब वो जैसे बॉडी रिजेक्ट कर देता है अगर फॉरेन एलिमेंट है तो हर ट्रांसप्लांट पेशेंट को इम्यूनोसप्रेशन रहता ही है, 3 मिनिमम मेडिसिन रहती है। साइक्लोस्पोरिन वो एक टाइप की दवाई लाइफ है। लॉन्ग। हाँ, उन लोगों को लाइफ लॉन्ग दवाइयाँ लेनी ही पड़ती है। जी, यानी अगर एक मदर ने अपने सन को भी दिया तो भी उनको लाइफ लॉन्ग मेडिसिन इम्यूनोसप्रेशन लगता ही है। जी। तो ये हो गया लाइफ के बारे में। दूसरा एक है जिनके अगर घर में कोई है ही नहीं डोनेट करने के लिए या उनको मेडिकल प्रॉब्लम्स है, तो ऐसे लोगों को कैडावरिक डोनर बोलते हैं हम जिसको, जैसे आपने पढ़ा होगा ब्रेन डेथ हो जाते हैं उसके बाद, हाँ, हार्ट डेथ वाले नहीं दे सकते। इसके लिए ब्रेन डेथ वाले ही दे सकते हैं। तो ये जो पेशेंट जो एक्सीडेंट में ये होते हैं या फिर किसी को ब्रेन ट्यूमर है, किसी का अंदर में ब्लीडिंग हो गया ब्रेन में, ब्रेन पूरी तरफ से काम नहीं कर रहा है, तो ऐसे लोगों ये लोग ऑर्गन्स डोनेट कर सकते हैं। जी। इसमें ऑलमोस्ट 50 to 52 ऑर्गन्स दे सकते हैं शरीर के। तो मेनली तो लीवर, किडनी, लंग्स, हार्ट, टिश्यूज है अलग अलग, हाँ, इंटेस्टाइन है, पैनक्रियाज है, ये सब ऑर्गन्स वो लोग डोनेट कर सकते हैं। राइट। तो ये कैडावरिक वाला, तो इसके लिए एक ये रहती है कि वो पेशेंट को जिस हॉस्पिटल में ट्रांसप्लांट करना है वहाँ के नेफ्रोलॉजिस्ट या यूरोसर्जन से उनको एक फॉर्म फिलअप करना पड़ता है, और जो अपनी ZTCC करके एक ये रहती है, कमिटी रहती है, उसमें जाके उनको एनरोल होना पड़ता है। अच्छा। तो वहाँ पे जो भी ये वेटिंग लिस्ट वाले वो लोग मेंटेन करते हैं, तो ब्लड ग्रुप वाइज। कई बार सुनने में है सर, जैसे वो जो वेटिंग लिस्ट में जो है वो जंप कर जाते हैं, ऐसे कोई? नहीं, अभी ये बहुत स्ट्रीमलाइन हुआ है और वो बहुत ही क्लियर और ट्रांसपेरेंट है। 1994 में ह्यूमन ट्रांसप्लांटेशन एक्ट आया था और 2014 में नोटो करके नेशनल ऑर्गन एंड टिश्यू ट्रांसप्लांटेशन ऑर्गेनाइजेशन, ये 2014 में सेटअप किया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, विच अंडर विच कम्स रोटो जो रीजनल और सोटो जो स्टेट, और फिर उसके नीचे है जो मैडम बोल रही थी जोनल ट्रांसप्लांट। सो एवरीबडी इज लिंक्ड टू ईच अदर। जैसे अगर आज कोई ऑर्गन नागपुर में है अवेलेबल, जो नागपुर में कोई सुटेबल रेसिपिएंट नहीं, तो वो सोटो लिस्ट में जाएगा, रोटो लिस्ट में जाएगा, नोटो लिस्ट में जाएगा। सो पूरी लिस्ट में तो नोबडी कैन जंप। प्रोटोकॉल बना हुआ और बाद में ट्रांसपेरेंसी जैसे आपने कहा, बहुत प्रोटोकॉल बने हैं और उसमें उनको ये रहते क्रेडिट्स, मेरिट लिस्ट के हिसाब से उनको पॉइंट्स रहते हैं कि किसका ट्रैकिंग कर सकते हैं, चाहे नोटो सोटो जो भी तरीके से कर सकते हैं। आपसे फिर मुखातिब होगा सर और पूछूंगा चाहूंगा कि आपको जैसे ये डिमांड एंड सप्लाई गैप की बात की थी हमने, उसको कैसे ब्रिज करने की कोशिश कर रहे हैं आप लोग, या फिर बाद में क्या किया जा सकता है, एनजीओ को इन्वॉल्व किया जा सकता है? हाँ, बेसिकली मुझे लगता है सबसे इम्पोर्टेंट यही है कि आम लोगों को हम अवेयर करें कि बिकॉज देयर आर बेसिकली दो मेजर अनअवेयरनेस है। एक है कि कंसेप्ट ऑफ ब्रेन स्टेम डेथ जो है, जैसे आप अभी बोल रहे थे कि हार्ट डेथ और ब्रेन स्टेम डेथ अलग अलग है। तो ब्रेन स्टेम डेथ में हार्ट फंक्शनिंग रहता है, और बिकॉज हार्ट फंक्शनिंग रहता है बाकी के टिश्यूज को ब्लड सप्लाई चलते रहता है। तो इस मतलब अभी उसको लीगली जिंदा नहीं बोल सकते। अगर ब्रेन स्टेम डेथ है तो वो पेशेंट वैसे मृत कंसिडर किया जाता है, बट फॉर द पर्पज ऑफ ट्रांसप्लांट वी कैन टेक द ऑर्गन्स, बिकॉज द ऑर्गन्स को ब्लड सप्लाई अभी चाहिए, बिकॉज हार्ट इज स्टिल पंपिंग। हार्ट का पंपिंग इज नॉट अंडर ब्रेन कंट्रोल। तो ये कंसेप्ट है कि ब्रेन स्टेम डेथ अगर लोगों को अवेयर किया कि ये ही इज लेस अनलाइकली टू कम बैक, बट स्टिल ही इज लाइकली टू लिव इन द फॉर्म ऑफ हिज ऑर्गन्स, तो ये बहुत बड़ी बात है। और अभी हम देख रहे हैं कि ये धीरे धीरे अवेयरनेस बढ़ रहा है। नागपुर में भी अपने डिसीज डोनर या ब्रेन डेड डोनर्स के नंबर बढ़ रहे हैं। दूसरा अनअवेयरनेस है ये ऑर्गन डोनेशन के बारे में, कि जो उसके संबंधित हमने जैसे बोले कि सुपरस्टिशन है कि अगर मेरा हार्ट निकल गया तो मेरे को सैल्वेशन नहीं मिलेगा, मुझे मुक्ति नहीं मिलेगी। ये सब गलत फहमियाँ है। इसमें हम एज डॉक्टर्स भी जरूरत है, मीडिया का बहुत रोल है, सोशल मीडिया है, और वन ऑफ द रीजंस व्हाई वी सेलिब्रेट ये ऑर्गन डोनेशन डे इज जस्ट टू इंक्रीज द अवेयरनेस, कि लोगों को अवेयर करें। अभी जैसे डॉक्टर संजय देवतिया आपसे पहले बता के गए कि जो लोगों में जो भ्रांतियां हैं या फिर बाद में भ्रम है, इन सबको दूर करना जरूरी है, क्योंकि आखिर शरीर को डिस्ट्रॉय करते हैं हम जला के अंतिम संस्कार में। तो यहाँ ऐश होने से तो अच्छा किसी की काम वो बोलते हैं ना, डोंट टेक योर ऑर्गन्स टू हेवन,
वी नीड देम हियर। नाइसली सेड। क्या मैसेज देना चाहोगे सर? बस मैसेज तो यही है कि आप खुद एक ऑर्गन डोनर बने। देर आर लॉट ऑफ वेबसाइट जहाँ पे आप अपना बॉडी और ऑर्गन डोनेशन प्लेज कर सकते हो। नोटो की वेबसाइट है जो गवर्नमेंट की है। और नॉट ओनली दैट, इसके साथ अपने रिलेटिव्स को, अपने दोस्तों को इनकरेज करें कि वो भी ऑर्गन डोनर बने। बिकॉज अभी जिस तरह से अपने डिमांड और सप्लाई की गैप है, वी नीड लॉट एंड लॉट ऑफ मोर नंबर्स फॉर ब्रिजिंग द गैप बिटवीन डिमांड एंड सप्लाई। करेक्ट। आप क्या दोगे मैडम? हर किसी ने अपने ऑर्गन डोनेट करने के लिए प्लेज करना चाहिए, क्योंकि एक न्यूबॉर्न से लेके तो 70 इयर्स तक कोई भी ऑर्गन डोनेट कर सकता है। तो इट इज, एंड हर किसी के ऑर्गन्स अगर हम यूज करें तो मुझे नहीं लगता कि ज्यादा पेशेंट्स अपने सफर हो पाए। तो मैं एक बात ये भी बताना कि अगर मैंने मेरी बॉडी या मेरे ऑर्गन प्लेज नहीं किए, फिर भी अगर मुझे कुछ हो जाता तो मेरे फैमिली कैन स्टिल डोनेट। हाँ। जरूरी नहीं कि मैंने साइन नहीं किया है तो वो लोग नहीं दे सकते। नेक्स्ट द किथ एंड किन जो है वो, यस, दे कैन स्टिल डोनेट माय ऑर्गन्स। दैट्स अ वेरी गुड सजेशन कि अगर ब्रेन डेड पर्सन को पता ही नहीं कि वो हो Correct. इस अवस्था में, तो somebody else can donate it. थैंक यू सो मच मैडम। थैंक यू। वर्ल्ड ऑर्गन डोनेशन डे के अवसर पर हम लोगों ने अभी देखा डॉक्टर संजय देवतले, डॉक्टर सचिन गाठे, डॉक्टर चारू बावनकुले और डॉक्टर बोकारे सर, ये अभी इन्होंने सुंदर मैसेजेस दिए वर्ल्ड ऑर्गन डोनेशन डे के अवसर पर। इसी श्रृंखला में अभी हमने आमंत्रित किया है डॉक्टर समीर जागीरदार जो कि प्लास्टिक सर्जन हैं, और साथ साथ में डॉक्टर राजेश जोशी जो कि ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट है। तो इनकी क्या भूमिका रह सकती है वर्ल्ड ऑर्गन डोनेशन डे के अवसर पर, इसके बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले आप दोनों का फिर स्वागत है। अगर मैं आपसे स्टार्ट करूं कि ये जो वर्ल्ड ऑर्गन डोनेशन डे है, हाँ जी। तो इसके लिए आप जैसे स्किन की बात करेंगे हम, हाँ। या बॉडी की कोई भी ऑर्गन्स की बात करेंगे, तो उसमें आपके क्या ओपिनियन है, इसको कैसे आप आगे बढ़ना चाहते हो डोनेशन में और एक इजाफा लाने के लिए? देखिए, इस एक सिंपल मैसेज ऑर्गन डोनेशन में ये है कि जो ऑर्गन्स है उनकी ज़रूरत अपने को इस धरती पे है, ऊपर लेके जाने की ज़रूरत नहीं है। तो एक बॉडी से कम 51 लोगों को बेनिफिट मिल सकता है अलग अलग ऑर्गन्स और टिश्यूज डोनेट करके। तो मेरे ख्याल से ये बहुत ही अच्छा काम है, और जिनको ज़रूरत रहती है अगर आप उनको एक बार देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि एक छोटे से दान की वजह से उनकी पूरी फैमिली संभल सकती है। तो ये बहुत ही बड़ा काम है, हर इंसान ने इसके बारे में ज़रूर सोचना चाहिए और ज़रूर करना चाहिए। सर, अक्सर हम एक ये सेइंग सुनते थे कि नेत्रदान सर्वश्रेष्ठ दान, सबसे बहुत सालों से ये चली आ रही है, लेकिन उससे भी इम्पोर्टेंट जैसा सर ने बताया कि वाई ओनली आइज, ऑर्गन सभी ऑर्गन्स डोनेट कर सकते हैं हम लोग, तो इसके बारे में आपकी क्या राय बनती है? आई डोनेशन, ये जो मूवमेंट है ये बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जो कॉर्निया जो डोनेट किया जाता है वो कहीं लेबॉर्ट्री में तैयार नहीं कर सकते, या कहीं दिक्कत मिलता नहीं। इसलिए जो कॉर्निया जो डोनेट करते हैं उसी से वो आग जो है सामने का पर्दा लगाते हैं, तो उससे आदमी को देखना जो है वो आसान हो जाता है। जिसके आंखों से दिखता नहीं है उसी को पता चलता है कि देखने का प्राइस क्या होता है। तो उसके लिए ऑर्गन डोनेशन के अलावा आई डोनेशन भी वेरी इम्पोर्टेंट है। सर, जैसे कि किसी पर्सन ने कंसेंट दिया कि मैं अपने मरने के बाद आँख डोनेट करता हूँ, तो कितने मिनट्स के अंदर या कितने समय के अंदर हमने उस आइस को या कॉर्निया को निकाल लेनी चाहिए ताकि सेफली उसको प्रिजर्व किया जा सके और ट्रांसप्लांट किया जा सके? अराउंड 6 से 8 घंटे के अंदर वो निकाला जाना बहुत जरूरी रहता है। जी। और कोई खास प्रोटोकॉल फॉलो करना पड़ता है जो डेड पर्सन के शरीर से हम जो आइज निकाल ले रहे या कहिए कॉर्निया निकाल ले रहे? जैसे ही डेथ हो जाती है, जो भी नज़दीक की नेत्र पीढ़ी रहती है उनको इन्फॉर्म करना बहुत ज़रूरी रहता है। जब तक डॉक्टर आते हैं तब तक आंखें, जो भी मृत व्यक्ति है उसका आंखें बंद रखना जरूरी है। जो फैन वगैरह चलता है उसको बंद रखना जरूरी है। आंखों के ऊपर कुछ कॉटन स्वॉब जो रहता है वो भिगो के रखना जरूरी रहता है, ताकि मॉइस्ट अंदर का जो कॉर्निया जो है, आग जो है मॉइस्ट रहे। जी, ये सिंपल प्रिकॉशन। और कितना समय लगता है सर उसको निकालने में और कितना समय लगता है उसको ट्रांसप्लांट करने में? हार्डली 15 to 20 मिनट्स लगता है निकालने में। हाँ। और ट्रांसप्लांटेशन जो रहता है वो हमको जो रिसिपिएंट है वो बुलाना पड़ता है, तो अराउंड 48 आवर्स में हम ट्रांसप्लांट कर देते हो सकता है। जी जी। जैसे सर इन्होंने कहा कि इतने समय अवधि रहती है, हाँ जी। उसमें कोई प्रोटोकॉल के अलावा और भी कुछ प्रिकॉशंस लेने? हाँ जी,
लगभग उतना ही समय के अंदर स्किन भी डोनेट करनी पड़ती है। 6 घंटे के मृत्यु के पश्चात 6 घंटे के बीच में स्किन हार्वेस्ट हो जाना चाहिए, डोनेट हो जाना चाहिए। लेकिन जब समर हमारे नागपुर में धूप काफी रहती है समर टाइम में, तो टेम्परेचर बहुत ज्यादा रहता है, तो कोशिश ये रहती है कि मृत्यु के पश्चात 4 से 4.5 घंटे के बीच में ही अगर स्किन निकाल लें या डोनेट कर लें तो उसका यूटिलिटी ज्यादा देर तक बना रहता है। और विंटर के दौरान थोड़ा सा 6 से 6.5 घंटे भी अगर हो गया तो एक्सटेंड हो सकता है, लेकिन जो आपका क्लाइमेट है उस हिसाब से 4.5 से 6.5 घंटे के बीच में स्किन डोनेट कर लेनी चाहिए। और ट्रांसप्लांट के लिए कितना समय लगता है? जनरली जिन लोगों को ये ट्रांसप्लांट की जरूरत पड़ती है वो बर्न्स पेशेंट रहते हैं, और जिनको परसेंटेज वाइज 40% से ऊपर बर्न हुआ रहता है उन लोगों को स्किन डोनेशन की जो दी हुई स्किन चमड़ी है वो लगाने की जरूरत पड़ती है। तो ये ऑपरेशन काफी टाइम कंज्यूमिंग है। मतलब प्रेफरेंस रहता है कि 40% के ऊपर है तो उनको पहले हाँ जी। जनरली बर्न्स पेशेंट में खुद की चमड़ी जो पेशेंट की रहती है वो प्रायोरिटी पर ऑटोग्राफ सबसे ज्यादा प्रीफर्ड रहता है। जिनको वो संभव नहीं है उनके लिए ये डोनेटेड चमड़ी जीवनदान साबित होती है। जी। और फिर एक सवाल उठता सर कि जैसे अगर आपने कैडेवर की बात करें या फिर बाद में एलोग्राफ्ट की बात कीजिए तो इनमें वो कंपैटिबिलिटी भी होनी चाहिए स्किन मैचिंग के लिए। हाँ, ये बहुत अच्छा एलिमेंट्स को रिजेक्ट करता है। हाँ जी, ये बहुत अच्छा सवाल है शर्मा जी, क्योंकि जैसे आईज है या बाकी ऑर्गन्स जो डोनेट होते हैं वो दूसरे जहां पे रिसिपिएंट के शरीर में जाते हैं उसका एक हिस्सा बनते हैं, एक्सेप्ट हो जाते हैं वो ऑर्गन्स। ये जो चमड़ी डोनेट की हुई है वो बायोलॉजिकल ड्रेसिंग करके यूज की जाती है। ये इसका इंटेंशन ये नहीं रहता है कि जिसके ऊपर वो चमड़ी लगाई गई है उसका वो पार्ट बने, वो रिजेक्ट ही होती है। 8 से 14 दिन के बीच में ये जो चमड़ी लगाई हुई है वो निकल जाती है, पर उस दौरान वो पेशेंट की जान बचाने के काम करती है। जो बहुत क्रूशियल पीरियड रहता है बर्न्स पेशेंट में पहले कुछ दिनों का, उसमें ये बैरियर मेथड फॉर्म करती है, बैरियर ड्रेसिंग का काम करती है, और जो बहुत सारे उसके बेनिफिट्स हैं, पानी कम निकलना, दर्द कम होना, एक्स्ट्रा इन्फेक्शन कंट्रोल करना, इस तरह से वो जान बचाती है। बट व्हाट लेटर ऑन सर, मतलब वो स्किन उसका कभी आएगा नहीं फिर से? नहीं, ऐसे लोगों को जब चमड़ी निकल जाती है 8 से 14 दिन के बाद, अगर वो फिर भी उनका ऑटोग्राफ लगाने के हालत में नहीं है तो आप फिर से चमड़ी लेके डोनेटेड चमड़ी लगा सकते हैं और टाइम बाय कर सकते हैं, तब तक जब तक पेशेंट खुद का स्किन यूज करने लायक ना हो जाए। स्किन वापस ग्रो होता है? ग्रो होता है। तो तब तक एक एक्सटर्नल सपोर्ट या कहिए। हाँ जी, एक्चुअली स्किन से ज्यादा वो निशान बनता है, स्कार टिश्यू बनती है। स्किन जैसे लीवर में, अपने पूरी बॉडी में सिर्फ लीवर ही एक ऐसा ऑर्गन है जिसको रीजनरेशन कैपेसिटी है, बाकी सभी चीजें अगर गई एक बार तो चली जाती है, उनमें सिर्फ स्कार बनता है। तो कॉस्मो सर्जरी के जरिए उसको हाँ बाद में कर सकते हैं, स्कार मैनेजमेंट के जरिए उसको ठीक कर सकते हैं। सर आपसे पूछना चाहता एक फेमस ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट के नाते कि कैटरेक्ट जिसको है या बीपी जिसको है, डायबिटीज जिसको है, क्या ऐसे लोग आई डोनेट कर सकते हैं? डेफिनेटली, जिनको कैटरेक्ट है या जिनका ऑपरेशन भी हो चुका है और सामने का पर्दा अच्छा है वो भी डोनेट कर सकते हैं जी। या जिनको हाइपरटेंशन है, डायबिटीज है, ऐसे लोग भी डोनेट कर सकते हैं। और डोनेशन के लिए ऐसा कोई एज या कोई सेक्स या फिर कोई रिलीजन ऐसा कुछ ऑब्स्टेकल नहीं है। सर फिर से आपसे पूछना था, हाँ स्किन बैंक की बात करते हैं हम लोग अक्सर, और वहाँ पर सुना है कि 5 साल तक स्किन को प्रिजर्व किया जा सकता है। हाँ। तो नागपुर में इस किस्म के स्किन बैंक्स वगैरह हैं या फिर उसके बारे में अवेयरनेस है लोगों को? हाँ जी, 2014 में नागपुर में स्किन बैंक शुरू हुई थी। अभी वो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में शिफ्ट हो रही है, वो प्रोसीजर में है शिफ्टिंग के। तो फिलहाल स्किन बैंक का काम बंद है नागपुर में, लेकिन बहुत जल्द वो चालू हो जाएगा जी। व्हाट अबाउट दिस आई ट्रांसप्लांट के बारे में सर, कि मतलब कितने समय में हो जाना चाहिए? जैसे आपने कहा 15-20 मिनट लगता है निकालने में, और एक्स्ट्रा प्रिकॉशंस आफ्टर द ऑपरेशन, पोस्ट ट्रांसप्लांटेशन, क्या प्रिकॉशंस लेने पड़ते हैं? इसमें प्रिकॉशंस के लिए क्या है कि पेशेंट को बेसिकली पहले दिन तो ड्रेसिंग रहता है जी, और फ्रिक्वेंट ड्रॉप्स डालना बहुत ज़रूरी रहते हैं। बहुत बार ऐसे रहता है कि उसमें रिजेक्शन के चांसेस भी रहते हैं, तो उसके लिए बहुत सारी मेडिसिन जो है वो मॉडिफाई करना पड़ता है। और बहुत बार ऐसा रहता है कि आंखों का प्रेशर बढ़ता है तो उसके कारण भी रिजेक्शन के चांसेस रहते हैं, वो नहीं होना चाहिए। इसलिए आंखों का प्रेशर नॉर्मल रखना, और बहुत बार स्टेरॉइड्स भी देने पड़ते हैं, वो आंखों में डालना, और फ्रीक्वेंट फॉलोअप जो है इसमें रहता है। जो भी कॉर्निया बैठा है अपने लगाया है उसके ट्रांसपेरेंसी के लिए ये सब चीज़ें बहुत जरूरी रहती है। जी। डिसफिगरमेंट की बात कर रहे थे हम कि स्किन निकाल दो या जल गई हो तो फिर डिसफिगरमेंट तो होता ही है। हाँ जी। एक वाकया याद आया जहाँ संजय खान टीपू सुल्तान की शूटिंग कर रहे थे मैसूर में,
स्टूडियो में आग लग गई और इन्होंने झुलस गए थे, हाँ। फिर भी आज उनका चेहरा देखो तो क्लीन दिखता है, हाँ। तो क्या वजह से? देखिए, आपने कहा कि स्किन कैन नॉट कम बैक, स्कार्ड हो जाता है। नहीं, उनको कॉस्मेटिक सर्जरी की गई होगी या उनके जो बर्न्स होंगे वो सुपरफिशियल बर्न्स होंगे। जनरली सुपरफिशियल बर्न्स में ज्यादा स्कारिंग होती नहीं है। अगर अगले 40% आप कहोगे? नहीं, डेप्थ वाइज कम बोल रहा हूँ, Depth. परसेंटेज वाइज नहीं। पूरे बॉडी एरिया में कितना एरिया गया है उसमें परसेंटेज कैलकुलेट करते हैं, और डेप्थ स्किन की कितनी गहराई तक बर्न्स वुंड है उस पे भी स्कारिंग डिपेंड करता है। वो अगर कम है, सुपरफिशियल बर्न है, तो स्कारिंग बहुत कम होती है, ऑलमोस्ट नॉर्मल चमड़ी दिखती है। जी, एंड विद सम क्रीम और मेडिसिन हाँ जी, हाँ जी, मेंटेन किया मेंटेन किया जाए। और एक बात यहाँ मैं अवश्य कहना चाहूंगा, आपने डिसफिगरमेंट की बात की थी, तो स्किन डोनेट करने के बाद मैक्सिमम लोगों को ये डर लगता है कि चमड़ी निकाल लेंगे तो कैसा दिखेगा, इसीलिए वो डरते हैं। लोग आईज डोनेट कर देते हैं, किडनी डोनेट करते हैं, बाकी अवे, लेकिन स्किन के लिए जनरली परेशान रहते हैं। तो अगर आप इमेजिन करें आपके पास 200 पेजेस का कोई रजिस्टर है, उसके अगर आप सिर्फ 2 पेजेस निकाल दें तो हार्डली कुछ लॉस होता है थिकनेस का। वैसे स्किन का बहुत ही ऊपर का पतला लेयर निकालते हैं, पूरी चमड़ी नहीं निकालते हैं। तो जो डोनर रहता है, स्किन डोनेट करने के बाद बिल्कुल ही डिसफिगरमेंट नहीं होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि लोगों में ये अवेयरनेस नहीं है। हाँ जी, हाँ जैसे जी। भ्रांति है, जैसे हमने कहा। हाँ सर, आई डोनेशन को लेकर अवेयरनेस कुछ चल रहा है आपका IMA की तरफ से या फिर बाद में सम NGO की मदद से वगैरह से कुछ कर रहे हैं? हाँ, आई डोनेशन के लिए हम इनफैक्ट प्लेज कार्ड बनाए हमने। जो भी चाहते हैं कि आके डोनेट करना चाहिए अपने डेथ के बाद में, तो उनसे हम प्लेज कार्ड लिखवा के लेते हैं। पर बेसिकली प्लेज कार्ड का मतलब ये नहीं होता है कि प्लेज कार्ड भरने से इमीडिएटली आके निकालना है। यूजुअली डेथ के बाद में ये सब होता है। वैसे सोशल मीडिया का यूज़ ज़्यादा होता है आजकल, जैसे फेसबुक है, बाकी भी चीज़ें हैं, रेडियोज़ है, टीवी टॉक्स है। ये सब में से आई डोनेशन का जो अवेयरनेस है वो पूरा इम्प्रूव हो सकता है। राइट। सर, जैसे डॉक्टर राजेश जोशी ने कहा कि एज कोई क्राइटेरियन है, सेक्स कोई क्राइटेरियन, कोई मेल फीमेल कोई भी डोनेट कर सकता है, कर सकती है, और भी ऐसे कुछ रिस्क कैटरैक्ट और भी डोनेट कर सकते हैं। वैसे स्किन को लेकर कोई प्रिकॉशंस लेनी है? हाँ जी, जनरली 18 ईयर्स से कम लोगों वाले डोनर है उनसे चमड़ी नहीं ली जाती है। जिनको चमड़ी की कोई बीमारी है, HIV है या कैंसर की बीमारी है, उनसे चमड़ी नहीं ली जाती है। बाकी एज, सेक्स और बाकी उनका बिल्डअप या रिलीजन या रेस से स्किन डोनेशन का कोई भी नाता नहीं। किसी भी इंसान से मृत्यु पश्चात स्किन डोनेट करवाई जा सकती है। पिगमेंट्स का कोई रोल है सर इसमें? जैसे कि अगर पिगमेंट्स स्कार्ड हो गए हाँ। या जल गए, बाद में वो रीग्रो होता है या फिर बाद में लाइफ लॉन्ग उसको उन्हीं स्कार्स के साथ जीना है? नहीं, अगेन ये डिपेंड करता है कि जिसको ये स्किन लगाई गई है उसका डेप्थ कितना है बर्न्स का। उसमें अगर फुल थिकनेस बर्न्स है तो स्कार एक्सपेक्टेड है। फिर उसको कॉस्मेटिक सर्जरी करके किसी तरह से वो स्कार या निशान कम करने की कोशिश की जा सकती है। लेकिन जब ये स्किन डोनेट की जाती है तो पहला जो उद्देश्य रहता है वो पेशेंट की जान बचाने का रहता है। बाद में उसके कॉस्मेसिस या लुक्स के बारे में हम लोग प्लास्टिक सर्जरी द्वारा इलाज करा सकते हैं। यस, डेफिनेटली। और डेथ के क्या चांसेस है सर इसमें? मतलब such cases? मोटे तौर पे अगर बताऊं तो जितना परसेंटेज बढ़ेगा उतना डेथ के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं और बचने के चांसेस, फॉर एग्जांपल अगर कोई 80% जला हुआ है तो उसके बचने के चांसेस लगभग 10% से 15% ही रहते हैं, इन स्पाइट ऑफ ऑल तो ट्रीटमेंट। बॉर्डरलाइन की सेफ किसको मानेंगे सर? अगर हम 40 to 70%, मतलब यहाँ बच सकता है? इनके लिए कोशिश जरूर करना चाहिए अच्छा, पूरी तरह से उनको हर जो ट्रीटमेंट पॉसिबल है वो देखिए शायद पेशेंट वापस आ जाए। स्किन डोनेशन को लेकर आप क्या एडवाइस दोगे सर पब्लिक को? हाँ जी, आप सभी जानते हैं कि किडनी, आईज, लिवर, हार्ट तक डोनेट कर देते हैं, लेकिन स्किन के बारे में लोगों में उदासीनता रहती है, बहुत सारे डर मन में है। लेकिन डरने की चीज नहीं है, क्योंकि स्किन डोनेशन मृत्यु पश्चात की जाती है, उससे डिसफिगरमेंट नहीं होती है और किसी जलित व्यक्ति के प्राण बचाने के लिए बहुत बड़ी उपयोगी साबित हो सकती है। एक छोटा सा शेर आपको बताता हूं कि महज सूरज निकलने से सवेरा नहीं होता है, महज सूरज निकलने से सवेरा नहीं होता है, आंखें भी खोलनी पड़ती है रोशनी के लिए। वाह वाह। तो ये आंखें खोलने का काम जब तक हम नहीं करेंगे, जब तक हम इसकी जानकारी नहीं लेंगे, दूसरों को नहीं बताएंगे और उसको अमल में नहीं लाएंगे, मेरे ख्याल से सवेरा देखना काफी दूर रहेगा। इसलिए ऑर्गन डोनेशन के बारे में आप में जागरूकता होना बहुत जरूरी है। आंखें खोलना आपने लिटरल मीनिंग में नहीं, बल्कि उसका जो मीनिंग है हाँ जी। कि अवेयरनेस हाँ जी। क्रिएट करना, बहुत बड़ी हाँ बात कही सर आपने। सर, आप क्या मैसेज दोगे नेत्रदान को लेकर?
नेत्रदान की जागरूकता बहुत इम्पोर्टेंट है। एक व्यक्ति के नेत्रदान देने से 2 व्यक्तियों को दिखना संभव हो सकता संभव हो सकता है। सो इसलिए आपके घर में कोई मृत होता है तो इमीडिएटली आप नेत्र पीढ़ी को इन्फॉर्म करना बहुत ज़रूरी है। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। वर्ल्ड ऑर्गन डोनेशन डे के अवसर पर हमसे जुड़ रहे डॉक्टर राहुल सक्सेना, जो एक सेंट्रल इंडिया के माने जाने लीवर ट्रांसप्लांट सर्जन है। ये पहले सर्जन है सेंट्रल इंडिया के जिन्होंने लाइव और कैडेविक ऑपरेशंस किए हैं सक्सेसफुली। 50 से भी ज़्यादा ऑपरेशंस ये कर चुके हैं और अनुभव इनके पास इतना है कि ये जॉइंट सेक्रेटरी ऑफ ZTCC भी है और कई सारे फील्ड्स में ये लोग अपने कार्य में सक्षम हैं। मैं जानना चाहता था, क्योंकि आप एक लीवर से जुड़े व्यक्ति हो, डॉक्टर हो, लीवर खराब होने का एक कारण होता है दारू पीना, जिसको हम सिरोसिस क्रिएट करता है। लीवर सिरोसिस होता क्या है एग्जैक्टली? लिवर सिरोसिस एक बीमारी है जिसमें किसी व्यक्ति का लिवर सिकुड़ जाता है, छोटा हो जाता है, उसमें गठाने हो जाती है। इसका कारण सिर्फ शराब नहीं है, वायरल हेपेटाइटिस, इन्फेक्शन, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी या मोटापा, ये भी इसके कारण हो सकते हैं। इसके पहले डॉक्टर समीर बैठे थे यहाँ पर और उनका ऐसा कहना था कि लीवर ही एकमात्र ऐसा ऑर्गन है हमारे शरीर का जो फिर से रीजनरेट हो सकता है। तो लीवर ट्रांसप्लांट की आवश्यकता क्यों आन पड़ती है? जब लिवर सिरोटिक हो जाता है, जब वो अपना काम नॉर्मल काम नहीं कर पाता है, तो बॉडी के काफ़ी सारे फंक्शंस जो हैं वो उन पे असर पड़ता है। जो ब्लड का फिल्ट्रेशन है वो ठीक तरीके से नहीं हो पाता है, बॉडी के अंदर पित्त की प्रॉब्लम हो जाती है, खाने का पचन नहीं हो पाता है। जो लिवर सिरोसिस के पेशेंट्स हैं उनको खून की उल्टी होती है, पेट में पानी भर जाता है, गफलत जैसी कंडीशन होती है। तो ये खराब लिवर के साथ में जिंदगी बिताई नहीं जा सकती। तो लिवर बदलना या लिवर ट्रांसप्लांट करना उस कंडीशन में आवश्यक है। क्या प्रेफर करोगे सर आप, मतलब एक व्यक्ति जो कैडेवरिक स्टेट में है या फिर एक लाइव पेशेंट जो डोनेट कर सकता है, और फिर कॉम्पेटिबिलिटी का इश्यूज आता है उसमें? देखिए, लाइव डोनेशन या कैडेवरिक डोनेशन अल्टीमेटली लिवर ट्रांसप्लांट के रिजल्ट्स में इससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है। चाहे कैडेवरिक डोनेशन हो चाहे लाइव लिवर डोनेशन हो, लिवर ट्रांसप्लांटेशन के रिजल्ट्स दोनों ही केसेस में इक्वल है, सेम है। सिर्फ बात ऐसी है कि कैडेवरिक डोनेशन के लिए पेशेंट को एक लिस्ट में अपना नाम लिखवाना पड़ता है। जब उसका टर्न आएगा तब उसे गवर्नमेंट द्वारा कैडेवरिक लिवर आवंटित किया जाएगा, दिया जाएगा। तो उसके लिए एक वेटिंग पीरियड है। इसके विपरीत अगर घर में कोई डोनर है जिसके सारे टेस्ट ठीक हैं, जो अच्छी कंडीशन में है और वो अपने लिवर का आधा हिस्सा डोनेट करना चाहता है, कर सकता है, तो ये काम जल्दी हो सकता है। ये काम 10 से 15 दिनों में किया जा सकता है। जो पेशेंट बहुत सीरियस है, जिनको लिवर कैंसर है, उनके लिए लाइव डोनेशन बेटर है। बाकी जो पेशेंट थोड़े स्टेबल है वो दे कैन वेट कर सकते हैं। शेल्फ लाइफ की बात करें तो एक बार ऑर्गन लिवर डोनेट करने के बाद कितने समय अवधि तक वो सक्सेसफुल सेफ माना जाता है? देखिए, एक बार हम लिवर को किसी डोनर के बॉडी से निकालें तो उसे 6 से 12 घंटे में ट्रांसप्लांट करना आवश्यक है। जितना जल्दी ट्रांसप्लांट करेंगे उतने अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। व्हाट अबाउट द डोनर सर, उसको कितने समय बाद लिवर उसका रीग्रो हो जाता है, रीजनरेट हो जाता है? एक लाइव डोनर का लिवर 6 से 8 हफ्ते में रीग्रो हो जाता है और वो अपना पूरा नॉर्मल साइज, नॉर्मल शेप में आ जाता है। कोई स्पेशल प्रिकॉशंस लेनी होती है? डोनर को किसी तरह का कोई खतरा नहीं है, उसकी नॉर्मल लाइफ रहेगी, अपना नॉर्मल काम काज कर पाएगा, आगे कोई कमजोरी नहीं आएगी। एंड जो रिसिपिएंट है उसको कौन कौन सी सावधानियां बरतनी पड़ती है? उसका लिवर नॉर्मल फंक्शन कब होना शुरू होता है? देखिए, रेसिपिएंट चूंकि एक बीमार आदमी है तो उसका लिवर रीजनरेशन होने को थोड़ा ज़्यादा समय लगेगा। हम बताते हैं कि अंदाजे से 6 महीने का समय लगता है लिवर रीजनरेशन के लिए एक रेसिपिएंट के। और शुरू के 2 से 3 महीने में इन्फेक्शंस का खतरा होता है, तो शुरू के 2 से 3 महीने में ज़्यादा हाइजीन मेंटेन करके रखनी पड़ती है। खाना घर का होना चाहिए, पानी साफ होना चाहिए, अपने आसपास साफ सुथरा एटमॉस्फेयर होना चाहिए, बस यही ध्यान रखना है। लेकिन खाने पीने में कोई परहेज रखनी पड़ती है सर? नहीं, जिस दिन ट्रांसप्लांट हो गया उसके बाद से किसी तरह का कोई परहेज नहीं है। उसके नेक्स्ट डे से हम पेशेंट को सब कुछ खाने के लिए बोलते हैं। और अगर पहले जो लिवर सिरोसिस के पेशेंट्स हैं उनको नमक बिल्कुल ही नहीं दिया जाता है, उनको पानी दिन में 1 लीटर से 1.5 लीटर ही दिया जाता है। तो ये काफी बड़ा परहेज है। जी। पैंक्रियास की बात करते हैं सर, तो पैंक्रियास क्या है, उसके फंक्शंस क्या है और बाद में उसको डोनेशन
को लेकर आप उसके बारे में क्या राय रखते हैं? देखिए हम आज की दुनिया में सब डायबिटीज सबसे बड़ी बीमारी है। हम मैक्सिमम लोग ऐसे हैं जिनके बॉडी में शुगर के लेवल बहुत ज़्यादा होते हैं, बॉडी इंसुलिन नहीं बना पाती है। तो पैनक्रियाज इंसुलिन बनाता है, जब पैनक्रियाज खराब हो जाता है तो इंसुलिन कम हो जाती है, शुगर लेवल बढ़ जाता है। अब लोग इंसुलिन लेते हैं, इंजेक्शंस लेते हैं, पंप लगाते हैं। अगर हम पैनक्रियाज ट्रांसप्लांट करें तो हम ये जो इंसुलिन है इससे हमें निजात मिल जाएगी, इससे हमें मुक्ति मिल जाएगी, पेशेंट को मुक्ति मिल जाएगी और जो नॉर्मल इंसुलिन सप्लाई है वो बॉडी के अंदर वापस शुरू हो जाएगी। जैसे पैंक्रियास ट्रांसप्लांट किया सर हमने, कितने दिन में वो इंसुलिन सिक्रीट करना शुरू कर देता है या यूँ कहिए नॉर्मल सी कब आ जाती है? टेबल पर, ऑपरेशन के टेबल पर ही आधे घंटे में पैनक्रियाज काम करना शुरू कर देता है और Great. पूरी तरीके से इंसुलिन बनाना शुरू कर देता है। जी। और अगर हम लीवर के सक्सेस रेशियो की बात करें, क्योंकि आपने 50+ ऑपरेशंस किया सक्सेसफुली, लिवर का सक्सेस रेशियो अराउंड 95% है। दुनिया भर के सेंटर्स में, दुनिया भर के बड़े से बड़े हॉस्पिटल्स में 90 से 95% सक्सेस रेट है। बिना ट्रांसप्लांट के पेशेंट का जिंदा रहने के चांसेस 10 से 15% ही है, लेकिन ट्रांसप्लांट के साथ में ये बढ़ के 95% हो जाते हैं। जी। और पैंक्रियास को लेकर अगर बात करें तो पैनक्रियाज का सक्सेस रेट भी अराउंड 90% के आसपास है। जी, क्या मैसेज दोगे सर आप जनता को, खासकर ऑर्गन डोनेशन डे के वर्ल्ड ऑर्गन डे के दिन पे मैं ये मैसेज देना चाहता हूँ कि अगर हमें कभी मौका मिलता है, घर में कोई ऐसा व्यक्ति है जो खराब स्थिति में है, मरने वाला है, तो आप उनके ऑर्गन्स डोनेट करने के बारे में सोचिए। एक व्यक्ति के ऑर्गन 8 लोगों को जिंदगी देते हैं। अपने साथ ऑर्गन्स ले जाना कोई सही चीज़ नहीं है। जैसे हो सके हमें दूसरों की ज़िंदगी अच्छी करने के बारे में सोचना चाहिए। थैंक यू, नाइस मैसेज सर, एंड थैंक यू फॉर कमिंग, थैंक यू वेरी मच।